हेलो एवरीवन, वेलकम टू 66th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम। 66th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र अर्थात इंडियाज एमएसएमई। ये पेपर आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे सो दैट कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है वो देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर कौन से सेक्टर्स को एमएसएमई माना जाएगा और किसको एमएसएमई नहीं माना जाएगा। एमएसएमई कहने का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो क्लासिफिकेशन था, पहले क्लासिफिकेशन काफ़ी ही कॉम्प्लिकेशन था। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सर्विसेज एंटरप्राइजेज दोनों अलग अलग थे। उनमें इन्वेस्टमेंट माइक्रो में अलग, स्मॉल में अलग और मीडियम में अलग था। उसी तरह से सर्विसेज में भी अलग इन्वेस्टमेंट था। अब दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है क्लासिफिकेशन में? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कर दिया गया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग अलग था, सर्विसेज अलग था, उसको अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कर दिया गया है। उसी तरह से जो राशि है, अब इसमें देखिए कि अमाउंट की जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें क्या है, माइक्रो में लेस देन 1 करोड़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, तब आपकी जो इंटरप्राइजेज है वो क्या समझा जाएगा? माइक्रो में समझा जाएगा। वहीं लेस देन 10 का है, अगर लेस देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में देन आपको क्या समझा जाएगा? स्मॉल इंटरप्राइजेज समझा जाएगा। उसी तरह से मीडियम के लिए क्या है? लेस देन 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो लेस देन 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट अगर है देन आपकी इंटरप्राइजेज को मीडियम इंटरप्राइजेज। ये तो बात रही इन्वेस्टमेंट की, राइट। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन, लेट मी स्क्रॉल इट। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो बात रही इन्वेस्टमेंट की, है ना। इन्वेस्टमेंट में माइक्रो में कितना होना चाहिए? लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में स्मॉल में कितना होना चाहिए? जो न्यू डिफिनेशन के अनुसार, न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार 1, 10 एंड 20। क्या है रेशियो? 1:10:20। तो ये है रेशियो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का, 1:10:20। ये इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का है। अब हम आते हैं टर्नओवर का। दो तरह का क्लासिफिकेशन में दो वर्ड को लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक टर्नओवर होता है। तो जहां पर 1 है वो उसकी जो टर्नओवर होनी चाहिए वो 5 करोड़ होनी चाहिए। जो 10 है उसकी टर्नओवर होनी चाहिए 50 करोड़ होनी चाहिए। और जो 20 है उसकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ होनी चाहिए, यानी उससे कम होनी चाहिए। जो भी लेस देन 5 करोड़, लेस देन 50 करोड़, लेस देन 100 करोड़, यानी 5 टाइम्स आप उसके टर्नओवर मान लीजिए, राइट। तो ये तो आपके थे टर्नओवर। तो यही क्लासिफिकेशन आपके एमएसएमई अर्थात माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो आपके टर्नओवर होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट आपको माइक्रो के लिए 1, मीडियम स्मॉल के लिए 10 और मीडियम के लिए 20 करोड़, लेस देन 20 करोड़। उसी अनुसार टर्नओवर की अगर हम बात करें तो उसके 5 गुना कर दीजिए। माइक्रो का अगर याद है 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? टर्नओवर क्या हो जाएगा? लेस देन 5 करोड़। उसी तरह से स्मॉल का इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 10 करोड़ है देन टर्नओवर वुड बी लेस देन 50 करोड़। और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ है देन टर्नओवर वुड बी लेस देन 100 करोड़, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ये इवन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे? अब उसको आप लिखिएगा। ये डिफिनेशंस आपको जो क्लासिफिकेशन है उसे भी लिखने हैं वहां पर। और अब आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों अर्थात एमएसएमई ने हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में देश में सक्रिय लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई न सिर्फ देश के जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। अरे, जो वर्तमान में जो 6.3 करोड़ जो एमएसएमई हैं वो जीडीपी में ही योगदान नहीं देते बल्कि यह देश के एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं। आगे देखते हैं। गौरतलब है कि यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन, जान दीजिएगा, 110 मिलियन रोजगार उपलब्ध कराने के साथ श्रमिक बाजार की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष जोर दिए जाने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक रणनीति की दृष्टि से एमएसएमई की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सो ये सभी से, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो या अर्थव्यवस्था या आर्थिक रणनीति की दृष्टि से हम देखें तो एमएसएमई की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया कि अगले 5 वर्षों में क्षेत्र भारत की आधी जीडीपी और लगभग 50 मिलियन नए रोजगार सृजन के उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर हम एमएसएमई की पोटेंशियल की बात करें तो उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2019 में एक आकलन लगाया गया, यह अगले 5 वर्ष में लगभग 50 मिलियन नए रोजगार को सृजन करने के लिए उत्तरदायी होगा। कौन?
एमएसएमई क्षेत्र, और इवन भारत की जो जीडीपी होगी ना उसकी हाफ जो जीडीपी होगा वो एमएसएमई पर निर्भर करेगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण मांग पक्ष की तरफ और वस्तु की सेवा जैसे संरचनात्मक सुधारों के कारण आपूर्ति पक्ष में मंदी के संकेत देखने को मिले थे। इसके साथ ही विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन के कारण भी एमएसएमई क्षेत्र पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि हाल ही में जो कोविड-19 पैंडेमिक आया या डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके कारण एमएसएमई सेक्टर को काफी मार झेलना पड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें कि एमएसएमई के पॉजिटिव पॉइंट की, तो इसमें क्या है, माइक्रो, स्पेशली माइक्रो जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह के पैंडेमिक में काफी ही अच्छा फल फूल सकता है और काफी अहम योगदान कर सकता है अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने में। देखिए, अहम योगदान क्यों कर सकता है, क्योंकि माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं उसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी लेबर की आवश्यकता नहीं होती। स्मॉल लेबर की एक क्लस्टर के रूप में अगर लेबर की बात करें तो वो लेबर चला सकते हैं, रादर देन एक बहुत बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा मास की आवश्यकता होती है, मास मूवमेंट की आवश्यकता होती है, मास लेबर की आवश्यकता होती है। तो इस समय जब कोविड-19 के जो पैंडेमिक फैले हुए हैं, कोविड की जो पैंडेमिक फैले हुए हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता होती है, वहां पर माइक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं वो काफी ही फल फूल सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट कर सकते हैं। ये आप अपना पॉइंट इसमें मेंस आंसर राइटिंग के समय लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों की अगर हम बात करें तो गौरतलब है कि जर्मनी और चीन के जीडीपी में एमएसएमई की भागीदारी क्रमशः 55% और 60% है, जो इस बात का संकेत है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। एमएसएमई की प्रगति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि एमएसएमई की क्या क्या बाधाएं हैं, उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जो चुनौतियां हैं उसमें जो सबसे बड़ी चुनौतियां वो है वित्तीय चुनौतियां। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के में ऋण आपूर्ति की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के बिकॉज ऑफ द नॉट बीइंग द कोलैटरल, उनके पास कोलैटरल नहीं होने के कारण उनको ऋण नहीं मिल पाता है। अर्थात अगर उनको कोई कोलैटरल नहीं है तो उनको ऋण नहीं मिल पाने के कारण एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं एमएसएमई का सेक्टर में। तो एक वित्तीय चुनौतियां सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि बैंकों से लोन न मिल पाना एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में उपलब्ध औपचारिक ऋण जो है 16 ट्रिलियन रुपया है। जो एमएसएमई सेक्टर में टोटल औपचारिक ऋण है, अगर हम बैंकों से ऋण की बात, औपचारिक ऋण मतलब बैंकों से ऋण तो या एनबीएफसी ऋण, तो ये सारे जो ऋण हैं वो कितने हैं, 16 ट्रिलियन रुपये हैं। कितने हैं, 16 ट्रिलियन रुपये हैं। जबकि जरूरत कितना ट्रिलियन का है, जबकि जरूरत है 36 ट्रिलियन का। 16 ट्रिलियन रुपये वर्तमान में ऋण है, जबकि जरूरत है 36 ट्रिलियन को। तो समझ सकते हैं दो, मतलब आपको हाफ से भी कम के सापेक्ष अभी लगभग 20 ट्रिलियन का अंतर बना हुआ है। तो कहने का मतलब जो डिफरेंस हुआ, आपको जरूरत है 36 ट्रिलियन का, है आपके पास 16 ट्रिलियन, देन आपके जो अंतर है वो कितना है, 20 ट्रिलियन का अंतर है, आपको अभी भी जरूरत है। इसके साथ ही बैंकिंग पहुंच की कमी के कारण भारत में एमएसएमई को अधिकांश तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों एमएफआई पर निर्भर रहना पड़ता है। जब बैंकिंग की पहुंच नहीं हो पाती है तो एनबीएफसी और एमएफआई पर निर्भर रहना पड़ता है, किनको, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। सितंबर 2018 से एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता की कमी ने एमएसएमई की वित्तीय चुनौतियों को और अधिक बढ़ा दिया है। अर्थात एनबीएफसी में लिक्विडिटी की कमी की वजह से इनको एमएसएमई सेक्टर को और काफी जो चुनौतियां हैं उसको और बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, ये तो था वित्तीय चुनौतियां। अब हम देखते हैं तकनीकी बाधाएं क्या है, टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र बड़े पैमाने पर पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अर्थात भारत की जो एमएसएमई है वो पुरानी मशीनों पर आधारित है, जो इसकी उत्पादन क्षमता को बाधित करता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत 100 साल पहले कोई मशीन लिया गया है, उसकी आउटपुट और एक नई मशीन जो होगी उसकी आउटपुट दोनों में अंतर आ जाएगी। तो ये एक टेक्निकल डिफिकल्टीज है, टेक्निकल बाधाएं हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत का जो एमएसएमई है वो पुरानी मशीनों के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण इसमें काफी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों, जिसको सामूहिक रूप से आप औद्योगिक क्रांति 4.0 के रूप में कह सकते हैं, का उद्भव संगठित क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में एमएसएमई के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स है और अन्य संबंधित टेक्नोलॉजी जो है, अर्थात औद्योगिक क्रांति 4.0 की तुलना अगर हम करें तो ये जो पुराने एमएसएमई क्षेत्र हैं उसमें ये एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे पहले कि ये बाधा उत्पन्न करे, हमारे एमएसएमई को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, उसे जोड़ने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे भारत में सबसे जो ज्यादा दिक्कतें का सामना होता है वो होता है नियामकीय बाधाएं अर्थात रेगुलेटरीज। आप किसी भी चीजों को लाइसेंस लेने के लिए जाइए, एमएसएमई एक छोटा सा स्मॉल चीज खोलना है आपको, देन उसमें कितने ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ेगा आपको पता ही नहीं है।
एमएसएमई के संचालन के लिए बहुत सी सरकारी अनुमतियों और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नियामकीय जटिलताओं के कारण वर्तमान में भी निर्माण परमिट प्राप्त करना, अनुबंधों को लागू करना और करों को भुगतान, व्यापार शुरू करना और सीमाओं पर व्यापार करना आदि एमएसएमई की प्रगति में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। विनियामक जोखिम और नीतिगत अनिश्चितताओं ने पूर्व में भी विनिवेशकों को आत्मविश्वास को प्रभावित किया है। देखिए, जो भी निवेशक हैं, ये रेगुलेटरीज, जो ऑफिस रेगुलेटरीज है, ऑफिस डेकोरम है, वो काफ़ी ही निवेशकों को हर्ट करता है, क्योंकि एक सिंगल विंडो की व्यवस्था नहीं है एमएसएमई के लिए। और ना होने की वजह से क्या होता है कि एक आपको एप्लीकेशन पर 50 जगह ऑफिस में घूमने करने पड़ेंगे। तो ये जो डिफिकल्टीज आता है, इससे क्या होता है, हतोत्साही होता है, जो इन्वेस्टर होता है डिस्करेज होता है। जो सारे ये क्या होती हैं, डिफिकल्टीज, बाधाएं के अंतर्गत आपको नियामकीय बाधाएं के अंतर्गत आ सकते हैं। आगे देखते हैं, उत्पादन की चुनौतियों की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास जो डिफिकल्टीज है वो है उत्पादन की चुनौतियां। वर्तमान में देश में सक्रिय एमएसएमई में अधिकांश फर्म सूक्ष्म उद्यम अर्थात माइक्रो एंटरप्राइजेस श्रेणी के हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रूप से छोटी और स्थानीय दुकानों में भरमार से बना एक सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र है। ऐसे में उनके व्यापार या उत्पादन को बढ़ाना विशेषकर वर्तमान वित्तीय चुनौतियों के बीच एक बड़ी चुनौती है। इन समस्याओं के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों का उत्पादन बहुत कम रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे जो क्लस्टर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इन समस्याओं के कारण भारत में विनिर्माण क्षेत्र अर्थात मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों का उत्पादन बहुत ही कम रहा है। जो उनकी आउटपुट इनपुट जो रेशियो है वो बहुत, इनका गैप बहुत ज़्यादा है, अर्थात जितना आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट इन छोटी कंपनियों से नहीं हो पा रही है। स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था, अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अब ये तो हम देख लिए डिफिकल्टीज की, अब तो आगे क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आगे की राह, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले बॉन्ड मार्केट का विकास करना होगा। सरकार को क्या करना होगा, बॉन्ड मार्केट का विकास करना होगा। हाल ही के वर्षों में भारतीय बॉन्ड बाजार में हुई प्रगति के बीच एमएसएमई बॉन्ड, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बॉन्ड है, उसको बढ़ावा देने से एमएसएमई के ऋण पूंजी बाजारों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आगे करना चाहता है, कहने का मतलब ये हुआ कि इसको बढ़ावा देना चाहता है, देन इसके नाम पर भी बॉन्ड जारी कर सकता है और उससे ऋण इकट्ठा करके, लोन इकट्ठा करके एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक तरफ जहां एमएसएमई बॉन्ड को प्रोत्साहित करने से एमएसएमई को अन्य वित्तीय बिचौलियों की तुलना में कम ब्याज दर पर का लाभ मिलेगा, वहीं ये बॉन्ड बाजार में कम काम करने वाले जागरूक और शिक्षित निवेशकों के लिए एक व्यवहार उच्च रिटर्न के साधन के रूप में कार्य करेगा। ये दोनों के लिए प्रॉफिट है। सपोज दैट आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, देन यू नो दैट कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, देन आपको पता है कि ये इसमें सिक्योरिटी जो रिस्क फैक्टर है वो कम है। उसी तरह से जो मार्केट है, एमएसएमई मार्केट है, उसको एक अमाउंट मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करता है तो। अगला है स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था, अर्थात जो रेगुलेटरीज होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना किया जाए जो एमएसएमई को परामर्श देने के साथ ही उन्हें नई डिजिटल व्यवस्था में आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। अगला है श्रम कानूनों में सुधार। श्रम कानून में कैसे सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में देश में लागू श्रम कानून एमएसएमई के विकास के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। श्रमिक कानूनों में बदलाव किया जाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु इसकी संवेदनशीलता के देखते हुए इन कानूनों को एमएसएमई के लिए विकास उन्मुख ढांचा प्रदान करने और श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बीच सही संतुलन स्थापित करना होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि श्रम सुधार के साथ साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। इन दोनों में बैलेंस बनाते हुए श्रम कानून में सुधार किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब है विनियमन में सुधार, अर्थात रेगुलेशन में सुधार। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा व्यापार सुगमता पर विशेष जोर दिया गया है, परंतु इसी दौरान छोटे व्यापारियों के लिए रिपोर्टिंग, अनुमोदन और अनुपालन आवश्यकता आदि जटिलताएं बनी हुई है। यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि एमएसएमई का देश के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो, तो इसके लिए एमएसएमई को वर्तमान जटिलताओं से मुक्त कर एक ऐसा नियामकीय ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए जो कि उनके खिलाफ काम करने के बजाय उनके लिए काम करे। अर्थात ऐसे रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो एमएसएमई सेक्टर के खिलाफ काम ना करके उनके लिए काम करने, ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज की अर्थात विनियमन बॉडीज की स्थापना की जरूरत है। अब ये तो था वे हेड, अर्थात क्या हम आगे कर सकते हैं। अब फाइनल में आप कंक्लूजन में इस तरीके से लिख सकते हैं। कंक्लूजन आप देख सकते हैं, एमएसएमई की एक लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ का कार्य करता है। अर्थात एमएसएमई जो है एक लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या करता है, बैकबोन का काम करता है, रीढ़ का काम करता है। जिस तरह से शरीर में रीढ़ का फंक्शन है, उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई का महत्व है।
देश के मजबूत आर्थिक भविष्य के लिए एमएसएमई के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत को ऐसे ही और उपायों विशेष वर्तमान परिस्थिति में को अपनाने की आवश्यकता है। अर्थात विशेषकर जो अभी पेंडेमिक फैला हुआ है या देश की अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई है, जहां इकोनॉमी जो है माइनस में चला गया है, जीडीपी माइनस में चला गया है, देन ऐसे कंडीशन में सरकार को चाहिए कि एमएसएमई को बढ़ावा दे। अगला दशक भारत को एक उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़ती हुई एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में एमएसएमई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। सो इस तरह से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। यू कैन ऐड योर व्यूज ऑल्सो। सो आई होप यह इनपुट आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करें सो दैट उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। थैंक यू।